डोंट टच, अभी नहीं, अब जब मैं कहूँगी अभी लेटो 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हेयर मी? सब कैसे हैं? ठीक हैं? There are only 19 students, I think. So as soon as the remaining students get online, I'm going to upload the today's lecture, and I hope कि सब ने जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म को रीड आउट किया होगा कम से कम। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, तो तुम लोगों के पास 10 मिनट्स हैं तब तक, जब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन हो जाएं और मैं अपने वो लेक्चर भी अपलोड कर दूं। तो तुम लोग जो हो वो कम से कम जो थ्योरी थी, जो मैंने कहा था कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो साइकिल के अलावा जो उसका कंटेंट था जो हमने रीड आउट करना था, वो सब जो है ना अभी रीड आउट करो। आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, ठीक है? जितनी उसकी थ्योरी लिखी हुई थी, जितने उसके स्टेप्स वगैरह जो रिटर्न में जो उसका दिए हुए थे साइकिल के अलावा, ठीक है? तो वो सब तुम लोग ना अभी पढ़ो जल्दी से, और मैं फिर तुम लोगों से उसमें से क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है? जिनका आवाज का इशू है प्लीज वो रिकनेक्ट कर ले। मे बी ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम के जो है ना इस तरह से हो जाता है समटाइम्स, बट एज फार एज आज मेरी साइड से तो नेट ठीक है बिल्कुल ना। फिर भी आई विल चेक, यू गाइज ऑल्सो चेक, ठीक है, इफ देर इज एनी नेटवर्क इशू। तो सब जो है जी बिल्कुल एंड पे मैं अटेंडेंस लूंगी तुम लोगों की, ठीक है? अटेंडेंस तुम लोग की हमेशा एंड पे होती है। मीनवाइल आई एम गोइंग टू अपलोड द लेक्चर लिपिड मेटाबॉलिज्म, और तुम लोग जो है ना उसको रीड आउट करो जरा, ठीक है? आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स के सब ऑनलाइन भी हो जाएं और उसको रीड आउट भी करें। जी, तो क्लास बुक्स हैं तो प्लीज ओपन द बुक्स। बुक्स हैं तो आई एम सेइंग प्लीज ओपन द बुक्स, ठीक है? तो वो पढ़ो। मेरे ख्याल में बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपनी बुक्स वगैरह ले ली होंगी। तुम लोगों ने हॉस्टल वगैरह से अपनी बुक्स वगैरह कलेक्ट नहीं की?
जी तो क्लास जी जी कॉलेजेस है इंशाल्लाह दैट इज फॉर श्योर फ्रॉम द 15 सितंबर कॉलेजेस आर गोइंग टू ओपन ठीक है और मतलब कि अब श्योर है कि अब जो है ना दैट इज द फाइनल डेट ना 15 से जो है कॉलेजेस दैट इज द डेट विच हैज बीन बट ये है कि उसके लिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है ठीक है डोंट थिंक दैट कोरोना हैज गोइंग टू बी एंडेड सो कम विद द प्रॉपर प्रिकॉशंस ठीक है मेरा ख्याल है कि कॉलेजेस वाले भी ये करेंगे कि थोड़ी प्रिकॉशंस वगैरह लेंगे ठीक है इस तरह से नहीं है कि तुम लोग बगैर मास्क ग्लव्स इकट्ठे होकर बैठ रहे हो ज़्यादा देर विल बी डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स जो तुम लोगों ने भी मेंटेन रखना है ठीक है तो कॉलेजेस तो ओपन हो रहे हैं इंशाल्लाह बिकॉज अब ना वाली कहानी कोई नहीं है ठीक है जी क्लास अच्छा जी निम्रा साइकिल रिपीट कर दें ठीक है साइकिल तो मैं रिपीट कर दूंगी लेकिन मैं यही कह रही थी कि तुम लोग जो है अगर बुक्स नहीं भी हैं तो कम से कम जो है ना इसके जो थ्योरी जो साइकिल की दी हुई थी कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ रिएक्शंस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ये मैंने कहा था जरा रिपीट करो इसको रीड आउट करो ताकि तुम लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए और जो बल्कि इसमें से नहीं समझ आया वो तुम लोग इजीली पूछ सको अगर खुद से तुम लोग रीड आउट नहीं करोगे तो वो साइकिल रीडिंग से कुछ नहीं है तो अभी 10 मिनट है ये कम से कम जो है ना साइकिल पढ़ो ठीक है बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन हो जाएं और ये जो है ना बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ इवन चेन फैटी एसिड्स ऑड चेन कार्निटिन शटल क्या होता है कि मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था तुम लोगों ने पढ़कर आना है ये जो साइकिल है ये तो मैं करवा ही दूंगी तो साइकिल तो तुम लोग कर लोगे इनशाला लेकिन जो है ना थेरी जिसमें से एमसीक्यूज बनने हैं ठीक है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते तो तुम लोग जो है ना ये तब तक लाजमी इसको करो जल्दी से इसको रीड आउट करो आई एम देयर आई एम ऑनलाइन लेकिन अपना सारा कंटेंट पहले ना रीड आउट करो इसका कोई फायदा नहीं है कि अगर तुम लोग इसको नहीं पढ़ोगे तो करो इसको सब ठीक है आई एम गोइंग टू आस्क यू इन फ्यू मिनट्स सिर्फ ये सेटिंग्स ही मैं अपनी कर रही हूँ उसके बाद जो है ना
सब इसको जो है ना, इस वाले पेज को, जो अभी तुम लोग की स्लाइड है, इसको पढ़ो। आई एम देयर विद यू। तुम लोग सब जो है ना, इसको करो, और जस्ट गिव मी वन, जस्ट इन फ्यू मिनट्स, कि मैं जो है ना एक दो चीज़ें बस भेज रही हूँ कॉलेज में, मैं भेज दूँ ज़रा। जस्ट वन मिनट।
जी क्लास सबने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। मैं TCA स्टैंड्स फॉर वे TCA जो है ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल है, ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल इज कॉल्ड एज द TCA साइकिल। मैं कार्निटीन शटल भी तुम लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। मैं साइकिल को रिपीट कर रही हूँ, लेकिन थ्योरी तुम लोगों ने इसकी दोबारा भी पढ़नी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट द साइकिल, ठीक है जी। सब हो गए हैं प्रेजेंट, देयर आर 32 स्टूडेंट्स। जी ठीक है जी, बीटा ऑक्सीडेशन ही मैंने तुम लोगों से कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि ज़रा इसकी थ्योरी को पढ़ो, ताकि हम जब इसको रिपीट करें तो तुम लोगों को पता हो कि क्या इसमें जो है ना हो रहा है। तो इसमें सिंपली जो है ना बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और फैटी एसिड्स। जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है ना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ऐसा ही है ना। ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज की है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। कि जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ग्लूकोज जो है ना आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। इसी तरह से जो आपका फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, ठीक है, ये भी तब तक यूटिलाइज नहीं होंगे जब तक हमारी बॉडी में ये फुली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो हमने ये तो पढ़ लिया है कि लिपिड्स जो हैं बॉडी में जाके जब ब्रेक होते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है ग्लिसरॉल और दूसरा बनता है फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल की हमने फेट पढ़ ली कि ग्लिसरॉल फिर कहाँ चला जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल की हमने फेट जो है ना पढ़ ली है कि ग्लिसरॉल जो है दोबारा से जो है वो लिपिड्स बना देता है, या इसके अलावा जो है ना जो ग्लिसरॉल है वो क्या करता है कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाता है जैसे, ठीक है। तो जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है जी। तो फैटी एसिड्स जो हैं फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, सॉरी। अच्छा, फैटी एसिड्स की फर्दर जो है ना ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन से बेसिकली ये क्या क्या है कि ऑक्सीडेशन से इनकी मजीद जो है ना ब्रेकअप हो रहा है फैटी एसिड, ठीक है, मजीद जो है ना टूट रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए हमारी बॉडी में बेसिकली रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो मजीद जो है इसकी बेसिकली जो ब्रेकडाउन जो हो रही है, ठीक है, वो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अब इसमें यह है कि इन्होंने एक फैटी एसिड की एग्जांपल दी हुई है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। सपोज आपका जो लिपिड्स हैं वो उसमें पामटिक एसिड से मिलके बने हैं, लेकिन जाहिर है बॉडी में तो फैटी एसिड्स और भी है ना, ठीक है। तो इन्होंने जनरली जैसे अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो और भी हैं, लेकिन हमने सिर्फ ग्लूकोज को ही स्टडी किया था, तो इसी तरह से इन्होंने रेफरेंस के तौर पे एक जो है फैटी एसिड उसकी जो है ना एग्जांपल दी हुई है पामटिक एसिड की, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिएक्शंस हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के, ये सेल्स के दो हिस्सों में हो रहे हैं, ठीक है। एक हो रहा है किसमें, उसमें साइटोसोल में, और एक हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पामेटिक एसिड जो है जब साइटोसोल में होता है बेसिकली, तो इस रिएक्शन को पाथवे को स्टार्ट करने के लिए मजीद फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी एटीपी भी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो एक्टिवेशन के लिए आपको एंजाइम भी चाहिए, ठीक है ना। और को एंजाइम ए इसके साथ अटैच होगा तो ये एक्टिवेट होगा, तो ये बन जाएगा पामेटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। पामेटाइल को एंजाइम ए ये एक्टिवेशन के बाद चेंज होगा with the help of the enzyme, ठीक है। it will change into palmitoyl coenzyme A। अब जो palmitoyl coenzyme A है ना, that is impermeable to the membrane of the mitochondria, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ना उसको क्रॉस नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। तो इसको अब बाकी रिएक्शंस इसके होने हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए फिर इसको एक कैरियर बेसिकली चाहिए होता है, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन जो इसको चाहिए ना उसका नाम है कार्निटीन,
ठीक है। कार्निटीन एक्ट एज अ बेसिकली कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो कार्निटीन के साथ जब ये अटैच होगा तो सिर्फ कार्निटीन का मकसद ये है कि इसने इसकी ट्रांसपोर्टेशन करवानी है फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ बेसिकली कार्निटीन। और कार्निटीन का पूरे साइकिल में कोई काम नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो कार्निटीन का सिर्फ काम ये है कि ये एक्ट कर रहा है एज अ कैरियर प्रोटीन, एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पामिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब कार्निटीन भी जाहिर है उसको भी एंजाइम चाहिए। देखो कोई भी बायोकेमिकल जितने भी हमारे रिएक्शंस है ना, दे कैन नॉट प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसे एंजाइम्स लाजमी चाहिए, दरकार है उसको एंजाइम्स, ठीक है। तो अब कार्निटीन को भी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम CPT1 कार्निटीन अटैच करता है पामिटाइल। एक एंजाइम जो है इसको अटैच कराएगा और एक एंजाइम इसको डीअटैच कराएगा, ठीक है, यानी कि रिमूवल कराएगा इससे पामिटाइल कोएंजाइम की। तो कार्निटीन जो है वो CPT1 की मदद से अटैच होता है पामिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा पामिटाइल कार्निटीन एस कोएंजाइम ए, ठीक है। अब पामिटाइल कार्निटीन कोएंजाइम ए जो है ये इजीली क्रॉस कर सकता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन and it will take the palmitoyl to the mitochondria. Once palmitoyl coenzyme A has been received in mitochondria, तो with the help of the second enzyme CPT2, ठीक है, CPT2 की मदद से कार्निटीन जो है खुद को अलग कर लेगा पामिटाइल कोएंजाइम से, ठीक है। और जो कार्निटीन है ये दोबारा वापस चला जाएगा कहाँ, साइटोसोल में, ताकि ये किसी और फैटी एसिड को पिक कर सके, फैटी एसिड को दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में ला सके, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक छोटा सा साइकिल है कार्निटीन का, जिसको हम कह रहे हैं कार्निटीन शटल, ठीक है जी, कार्निटीन शटल जो है। तो इसमें भी समटाइम्स नोट आ जाता है। तो कार्निटीन शटल जो है दैट इज बेसिकली स्मॉल पाथवे, स्मॉल साइकिल, जिसको हम कह रहे हैं कार्निटीन शटल। ठीक है। तो कार्निटीन शटल आ जाए तो वो तो सिर्फ छोटा सा साइकिल है कि जिसमें हम CPT1 की मदद से कार्निटीन के साथ पामिटाइल कोएंजाइम ए अटैच हो रहा है और फिर उसको आपने साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों से लोकेशंस शो करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना एस कोएंजाइम ए जो है ना दैट इज सिंपली अ ग्रुप नेम, ठीक है। सल्फर के लिए वैसे यूज होता है सल्फेटेड कोएंजाइम ए, दैट इज द बेसिकली ग्रुप एस कोएंजाइम ए। तो ठीक है, ये छोटा सा जो है ना ये जिसमें डॉटेड लाइन में दिया हुआ है तो दैट इज द कार्निटीन शटल, ठीक है। कार्निटीन की ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा उन्होंने पाथवे या साइकिल बनाया हुआ है सिंपली, ठीक है। अब कार्निटीन जो है वापस चला जाएगा साइटोसोल में और जो पामिटाइल कार्निटीन को एंजाइम खराब हो जानी उसकी, जो कार्निटीन पामिटाइल को एंजाइम ए है ना बेसिकली यही हमारी प्रोडक्ट थी जो हमें चाहिए थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाए और फर्दर इसकी ब्रेक डाउन हो। तो ब्रेक डाउन से पहले इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है, 2-3 स्टेप्स हैं बेसिकली, ठीक है। क्यों हो रहे हैं ऐसा ये इस पे कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। ये है कि पामिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना बीटा ऑक्सीडेशन से पहले, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन का ही ये स्टेप है कि जिसमें इसकी डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ये चेंज हो रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पामिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। और यहाँ पे FAD की भी जो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है पामिटाइल कोएंजाइम ए से वो क्या कर रही है, वो FAD को रिड्यूस कर रही है और FAD चेंज हो रहा है FADH2 में, ठीक है। FAD इज चेंजिंग इनटू FADH2 में। जो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है वो FAD को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना फिर इसकी हाइड्रेशन हो रही है, यानी कि वाटर इसमें ऐड हो रहा है और ये चेंज हो रहा है बीटा हाइड्रोक्सी पामिटाइल कोएंजाइम ए में। दोबारा इसकी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रहा है और वो हाइड्रोजन दोबारा क्या कर रहा है कि NAD जो हमारा कोएंजाइम है बॉडी में प्रेजेंट है उसको रिड्यूस कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है NADH2 में, ठीक है जी। तो अब जो बीटा कीटो पामिटाइल कोएंजाइम ए है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कीटो
ये बेसिकली अब चेंज हो रहा है मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए में विच इज 14 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन लेस देन द पामिटाइल कोएंजाइम ए। और वो जो 2 कार्बन थे वो किधर गए, वो बेसिकली रिलीज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसने फिर किधर जाना है, उसकी फेट क्या है, उसने फिर चले जाना है, इट विल एंटर द टीसीए साइकिल, यानी कि क्रैब साइकिल में वो एंटर हो रहा है। और जो मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए है वो क्या करेगा, वो दोबारा ये बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप सारे रिपीट करेगा, लेकिन कौन से, शुरू से नहीं रिपीट करेगा, एक्टिवेशन वाला स्टेप नहीं ये रिपीट करेगा। ठीक है अयान, बेटा मेरा इंटरनेट ऑन है, बंद कर दो। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन वाला स्टेप नहीं रिपीट करेगा, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले स्टेप्स है ना वो सारे रिपीट करेगा। यानी कि पहले मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए की डिहाइड्रोजनेशन होगी, फिर हाइड्रेशन, फिर दोबारा डिहाइड्रोजनेशन, और फिर ये 12 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 10 कार्बन में चेंज हो जाएगा। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि साइटोसोल वाले जो स्टेप्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले स्टेप्स हैं ना वो रिपीट होंगे। ठीक है, एटीपी के कौन से दो फॉस्फेट्स हैं, एटीपी तो एक ही मॉलिक्यूल है जो बेसिकली यूज हो रहा है। ठीक है, एटीपी इज चेंजिंग इनटू एएमपी। हाँ, एटीपी चेंज हो रहा है एएमपी में। ठीक है, और उसके जो बेसिकली फॉस्फेट है, एटीपी इज चेंजिंग इनटू बेसिकली एएमपी निम्रा, और उसका जो फॉस्फेट है, तुम लोग थ्योरी पढ़ो ना कि उसके जो फॉस्फेट हैं वो फ्री फॉस्फेट की फॉर्म में लिबरेट हो रहे हैं या किसी के साथ बाइंड कर रहे हैं। थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, बेसिकली मैंने कहा भी था कि तुम लोगों ने अच्छी तरह करनी भी है। फर्स्ट स्टेप में देखो कि एक्टिवेशन हो रही फैटी एसिड की बाय एटीपी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए एंड एएमपी। इन्होंने जो फॉस्फेट्स हैं उसका कोई जिक्र नहीं किया कि बेसिकली वो फिर किधर जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग तुम लोगों के इस तरफ भी आई होप कि हो रही होगी। ठीक है, इट्स ट्रेनिंग। तो जी ये मैंने बताया था कि अब ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 16 कार्बन जो पामिटिक एसिड है ना वो जो है जब ब्रेक हो रहा है तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं। ठीक है, कितने जो है ना इसमें एनएडी बन रहे हैं और कितने एफएडी बन रहे हैं, और ये सारी कहानी जो है ना इस पेज पे लिखी हुई है। पढ़ो जरा इस पेज को, मैं देखूं बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये देखो कितने एटीपी, ये सबको बताना चाहिए कितने एनएडी बन रहे हैं। ठीक है, कितने एफएडी बन रहे हैं और वो हमें कितने एटीपी दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल में उन्होंने सारी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से, दैट हैज बीन गिवन। ठीक है, दैट हैज बीन रिटन।
G class, sorry. Actually, it was raining very heavily, and I just went out to see कि बाहर लॉन में चीजें चीजें जरा देखा कोई पड़ी तो नहीं हुई बच्चों की, ये ना हो कि भीग जाएं सब ना. दैट्स वाई. जी बिल्कुल हिरा जफर, बिल्कुल ठीक ठीक है. अब ये है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अदर फैटी एसिड्स का मतलब ये है कि अगर 18 कार्बन होगा तो फिर क्या बनेगा. जाहिर है अगर 16 कार्बन के लिए अगर देखो कि 7 साइकिल्स हैं, ठीक है, तो 18 कार्बन के लिए साइकिल बढ़ जाएंगे ना, ठीक है ना, तो 8 साइकिल्स हो जाएंगे. तो उसमें एनएडी और एफईडी भी ज्यादा बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है ना. तो एक्टिवेशन के लिए जो है ना वो सिर्फ एक ही एटीपी यूज होगा, चाहे कोई 20 कार्बन कंपाउंड है, 18 कार्बन है, 16 कार्बन है, 14 कार्बन है, ठीक है. तो एक्टिवेशन के लिए सिर्फ एक ही जो है वो एटीपी यूज होगा. और इन्होंने लिखा हुआ है जो और चेन फैटी एसिड्स है ना उनकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है ना, तो उसमें 3 कार्बन जो है ना प्रोपेनॉइक कोएंजाइम ए बेसिकली बनेगा, जिसकी फॉर्म में प्रोपेनॉइल कोएंजाइम ए जिसकी फॉर्म में वो रिलीज होंगे, ठीक है. अब इसके अलावा एक और चीज के जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, तो unsaturated in addition to the 4 enzymes catalyzing the 4 steps of the beta oxidation, they require basically additional enzymes. जो unsaturated fatty acids हैं जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, उनमें हमें एंजाइम्स और चाहिए होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एडिशनल एंजाइम्स चाहिए होंगे. अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीटोजेनेसिस, ठीक है, कीटोजेनेसिस. विच इज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज. और कीटोन बॉडीज तुम सबको पता है कि 3 है. एवरीवन नो अबाउट कीटोन बॉडीज, ठीक है. 3 कीटोन बॉडीज हैं. कौन कौन सी हैं लिखी भी हुई है. एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड. एसीटोन इज वोलाटाइल, ठीक है, और ये जो कीटोन बॉडी है ये हमारे ब्रेथ की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है. अगर आपने कुछ नहीं खाया हुआ 12-14 घंटे से तो मुंह से एक स्मेल एसीटोन टाइप आती है, ठीक है, विच इज ड्यू टू कीटोन बॉडी एसीटोन. जो दूसरी 2 कीटोन बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, वो बॉडी में एज अ रिजर्व फ्यूल के तौर पे काम करती हैं, ठीक है, और बॉडी को एनर्जी देती हैं एक्सेप्ट लिवर को एनर्जी नहीं देती क्योंकि लिवर में जो है ना बेसिकली एंजाइम नहीं होता, ठीक है, थायोट्रांसफरेज, जो इनको यूटिलाइज करवाता है कीटोन बॉडीज को. तो कीटोन बॉडीज लिवर के अलावा बाकी सारी बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि यहाँ तक कि ब्रेन को भी एनर्जी देती हैं, किडनीज को भी, मसल्स को भी, ठीक है, लेकिन लिवर को नहीं दे सकती. During starvation, after 3 to 5 days of fasting, brain also utilizes basically कीटोन बॉडीज. तो ब्रेन को भी एनर्जी देती हैं, ठीक है. अगर आपने जो है 3 से 5 दिन कुछ नहीं खाया हुआ तो आप जिंदा तो रहते हो, एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो हमारे स्टोर्स हैं. In patients suffering from diabetes and during starvation, there is increased breakdown of fatty acids to produce the energy. Excess of acetyl coenzyme A due to excessive breakdown of fatty acids results in excessive formation of ketone bodies. ज्यादातर ये डायबिटीज के पेशेंट्स में बनती हैं, ठीक है, और जब आप स्टार्वेशन यानी कि खाया कुछ नहीं हुआ या फास्टिंग है उस सिचुएशन में ज्यादा बनेगी ये.
डायबिटीज के मरीजों में क्यों ज्यादा बनती हैं कीटोन बॉडीज, कि वो ग्लूकोज कम लेते हैं, यानी कि फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम लेते हैं। इस वजह से उन लोगों में ज्यादा टेंडेंसी होती है कि उनकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बन सकें। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि ग्लूकोज है, तो नॉर्मल लोगों में कम बनती हैं कीटोन बॉडीज। बट डायबिटीज और ऐसे लोग जो कि स्टार्वेशन यानी कि ना खाने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर स्टार्वेशन है, खाने की कमी है, उस वजह से किसी मजबूरी में अगर खाना नहीं खा रहे, उस वजह से जो लोग स्टार्वेशन में है उनमें ये ज्यादा बनती है, ठीक है, उनमें फैट्स ज्यादा बनेंगे। जब फैट ज्यादा बनेंगे या फैटी डाइट, या अगर आप रूटीन में फैटी डाइट ज्यादा लोगे तो आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि कीटोन बॉडीज किससे बन रही है, बेसिकली फैटी एसिड से बन रही हैं। तो अगर जिन लोगों में फैटी एसिड ज्यादा बनेंगे उनमें ज्यादा टेंडेंसी होगी कि कीटोन बॉडीज बन सके। जी बिल्कुल, एट बन रहे हैं निम्रा एसिटाइल कोएंजाइम 8। तुमने सही सवाल किया है, मैं साथ साथ तुम लोग के सवाल भी पढ़ी हूँ। ठीक निम्रा ने लिखा है। अच्छा जी, एसीटोन तो ब्रेथ में रिलीज हो जाता है, बाकी जो कीटोन बॉडीज हैं वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज होती हैं। ये बड़ा इजी साइकिल है कीटोजेनेसिस, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बीटा ऑक्सीडेशन की तरह तुम लोग को मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है, इट इज इजीएस्ट वन बेसिकली। तो जी इसमें अब एसिटाइल कोएंजाइम एक कहाँ से आया, अभी ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट इसका है फैटी एसिड्स का, ठीक है ना। एसिटाइल कोएंजाइम जो है फैटी एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो तब बन रहा है, आप सबने देखा है, जो कि तीसरे साइकिल में चला जाता है। लेकिन जब हम ज्यादा फैटी फूड ले रहे हैं या बॉडी में फैटी एसिड ज्यादा बन रहे हैं, फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है फिर ये कीटोन बॉडीज भी बनाने में हेल्प करेगा। Two molecules of acetyl coenzyme A with the help of enzyme, they are changing into acetoacetyl coenzyme A. Acetoacetyl coenzyme A जो है with the help of the enzyme hydroxymethyl glutamate coenzyme A synthase change हो रहा है HMG coenzyme A में, यानी कि hydroxymethyl glutamyl coenzyme A। हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटामाइल कोएंजाइम ए चेंज हो रहा है किसमें, एसिटोएसिटेट में, ठीक है। और एसिटोएसिटेट जो है दैट इज अ कीटोन बॉडी, पहली कीटोन बॉडी एसिटोएसिटेट। इसकी डीहाइड्रोजनेशन होती है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड बनता है, और इसकी डी कार्बोक्सिलेशन जब होती है तो फिर एसीटोन बनता है। तो छोटा सा पाथवे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अभी तो सिर्फ रीड आउट किया है। easiest one, ठीक है, दिस इज easiest one। तो कीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। सबसे पहले बननी किधर से है, जाहिर है बार बार बता रही हूँ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये टीसीए साइकिल में चले जाते हैं, बट व्हेन देयर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड तो फिर फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है ना, उसके नतीजे में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है ना, वो कीटोन बॉडीज भी बना रहा होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बना रहे हैं एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए जो है दैट हैज बीन चेंजिंग इनटू HMG कोएंजाइम ए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के नाम लिखे हुए इसी तरह तुम लोगों ने याद करने हैं। HMG कोएंजाइम ए में से बेसिकली फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल जाता है, ठीक है, और एंजाइम की मदद से ये चेंज होता है एसिटोएसिटेट में। अब जो एसिटोएसिटेट है दैट इज द बेसिकली कीटोन बॉडी, ठीक है। ये पहली कीटोन बॉडी है, इसकी जो है ना डीहाइड्रोजनेशन होती है, यानी कि इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो चेंज हो जाती है दूसरी कीटोन बॉडी में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, और जब इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है
तो चेंज हो जाते हैं किसमें, एसीटोन में, जो कि तीसरी कीटोन बॉडी है। तो इस तरह से तीनों ये कीटोन बॉडीज बॉडी में बनती हैं, जिसको हम कीटोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है जो तुम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, मैं तुम लोगों को भी करवा रही हूँ। यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडी सिंथेसिस इज हेपेटिक बट इट्स यूटिलाइजेशन इज एक्स्ट्रा हेपेटिक। ठीक है, ये लिवर में बन रही है। ठीक है, और यूज लिवर के बाहर हो रही है, एक्स्ट्रा हेपेटिक के आउटसाइड द लिवर। ठीक है, extra hepatic tissues including the brain but excluding the cells lacking mitochondria can effectively utilize the ketone bodies। ठीक है, ऐसे टिश्यूज जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भी होता वो कीटोन बॉडीज को इजीली यूटिलाइज कर सकती हैं। ठीक है, लिवर से रिलीज होकर ब्लड में जाती हैं। फ्रॉम ब्लड मसल्स एंड किडनीज टेक अप द कीटोन बॉडीज एंड ऑक्सीडाइज देम टू प्रोड्यूस द एनर्जी। During starvation, the level of ketone bodies rise to the extent that permits the entry into brain cells, where they are oxidized to produce energy. Starvation में कीटोन बॉडीज का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप कुछ नहीं खा रहे होते तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स वगैरह हैं, ठीक है, वो या जो रिजर्व फ्यूल के तौर पे कीटोन बॉडीज बनी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, कि ये ब्रेन में चली जाती हैं और वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और एनर्जी हमें देती हैं। बट ये डेंजरस है ना, अगर ये कीटोन बॉडीज की अकोमुलेशन हो जाए तो ये क्या करती हैं, बेसिकली ये कीटो एसिडोसिस कॉज कर देती हैं। ठीक है, विच इज़ अ डिजीज विच कैन इवन लीड टुवर्ड्स द कोमा। ठीक है, तो ये कीटो एसिडोसिस ज़्यादा कॉज कर देती हैं और ये शुगर के मरीजों में ज़्यादा होता है कि वो कोमा के चले जाते हैं स्टेट में। तो इनकी एक्सेस में होना जो है ना, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ टॉक्सिक टू द बॉडी। इफ़ दे आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट इन द बॉडी तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं कीटोन बॉडीज। Acetoacetate can be converted to the acetyl coenzyme A, which is cleaved by thiokinase to form the 2-acetyl coenzyme A. These acetyl coenzyme A may enter the TCA cycle and generate the ATP। ये लिखा हुआ है कि जो एसिटोएसिटेट है ये एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो सकता है। ठीक है, जो कि कीटोन बॉडी है। ठीक है, और ये एसिटोएसिटेट दोबारा हमें दो मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि दो से ही बनी है ना कीटोन बॉडीज, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से बने हैं ना, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे कीटोन बॉडीज को तो दोबारा हमें ये क्या दे देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में जाके दोबारा एटीपी जनरेट कर सकता है। एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कीटोन बॉडीज, अब एनर्जी क्या इनसे प्रोड्यूस हो रही है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस द एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन। वन एसिटोएसिटेट प्रोड्यूस टू, देखो एक एसिटोएसिटेट का जो मॉलिक्यूल है वो दो से मिलकर बना है ना, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में हमें दे रहा है। तो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मतलब है कि जब क्रैब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा तो हमें 12 एटीपी देगा। दो जब जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में तो हमें कितने एटीपी देंगे, 24 एटीपी। तो हमें जो नेट और एक एक्टिवेशन ऑफ एसिटोएसिटेट में एक एटीपी यूज हो रहा है। ठीक है, तो नेट गेन जो है वो है 23 एटीपीज मॉलिक्यूल्स। एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो इसकी एक्टिवेशन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो कीटोन बॉडी से हमें 23 जो है ना वो एटीपी बन रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एसिटोएसिटेट जो है वो दो एसिटाइल कोएंजाइम देगा जब उसकी ब्रेकडाउन होगी, क्योंकि वो दो एसिटाइल कोएंजाइम से मिलके बनी है। ठीक है, ये मैं कीटोन बॉडीज की बात कर रही हूँ कि एसिटोएसिटेट जब ब्रेक होगा तो इसको ब्रेक होने के लिए एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल इसको चाहिए जब ये जो है ना इस, क्योंकि प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए कीटोजेनेसिस में तो हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन एसिटोएसिटेट की जब ब्रेकडाउन होगी तो हमें एनर्जी चाहिए और ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ए देगा जिससे ये बन रही है। शुरू में देखो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा वही निमरा रिपीट कर रही हूँ, यही लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पहली कीटोन बॉडी जब बनती है ना, जो पर्पल में लिखी हुई है एसिटोएसिटेट, ठीक है, ये जब ब्रेकडाउन होगी तो हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के। ठीक है, और ब्रेक होने के लिए हमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल भी चाहिए, तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा और दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। जो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं ना वो किधर जाएंगे, वो चले जाएंगे टीसीए साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल में। तो हमने पढ़ा है कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में जाता है तो 12 एटीपी बनते हैं।
जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम एक रैप साइकिल में जाएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे? 24 एटीपी बनेंगे। ठीक है, अब एक एटीपी तो यूज हो गया एसिटो एसिटेट को एक्टिवेट करने के लिए या इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो नेट गेन जो हमें एटीपी मिलेंगे कीटोजेनेसिस से वो मिलते हैं 23 एटीपी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस, ठीक है, ड्यूरिंग द बेसिकली कीटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है, कीटोजेनेसिस से कितने एटीपी बन रहे हैं। 10 मिनट की तुम लोग ब्रेक करो, फिर बाकी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इसकी थ्योरी भी पढ़ो। ठीक है, कीटोजेनेसिस की 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी आर गेटिंग बैक टू यू। ओके, 10 मिनट्स ब्रेक।
जी क्लास, आई एम बैक। गर्ल्स, आई एम बैक। ब्रेक ओवर, यस यस यस, ब्रेक ओवर, ठीक है। अब जी हम लोग आ रहे हैं किसमें, कीटो जेनेसिस के क्लिनिकल नोट्स जो है ना, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता होता है 1-2 नंबर का, ठीक है। एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड एज कीटोनीमिया। अगर हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज एक्सेस में हो तो इसको हम कहते हैं कीटोनीमिया। और अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं कीटोनूरिया, ठीक है। Excess of ketone bodies in the blood is called as ketonemia. Presence of ketone bodies in the urine is called as ketonuria. These two conditions are most often seen in diabetes mellitus and starvation. जब आप ज्यादा दिन नहीं ना कुछ खाओगे, 2-3 दिन, तब कीटोनीमिया और कीटोनूरिया ज्यादा होगा। और प्लस डायबिटिक पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में इसलिए ज्यादा है कि वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड या ग्लूकोज पर रिलाई नहीं ना करते, तो उनकी बॉडी में भी कीटोन बॉडीज बेसिकली ज्यादा बनती हैं। और प्लस ये है कि वो देखो इजीली हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द accumulation ऑफ द कीटोन बॉडीज in an insulin dependent diabetic patient who fail to take insulin or is suffering from an illness or is subjected to stress, blood glucose may rise markedly. ज़रा स्ट्रेस की वजह से भी शुगर वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। Though blood glucose level is high, but body cannot utilize glucose owing to the absence of insulin. In response to this non-insulinization of glucose, blood glucagon level rises. ये पढ़ लूँ फिर तुम लोग को बताती हूँ। Elevated levels of glucagon cause the adipose tissues to release the increased amount of fatty acids which are converted to ketone bodies by the liver. ये सारी रीजन लिखी हुई है कि why ketogenesis is most prominent in the diabetic patients, यानी कि डायबिटीज के मरीजों में कीटोन बॉडीज ज्यादा क्यों बनती हैं, ठीक है। ये पिछली दफा भी मैंने सवाल दिया था कि व्हाई कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन डायबिटिक पेशेंट्स, तो ये उसका जवाब लिखा हुआ है। जवाब अब मैं दोबारा तुम लोगों को जरा बता रही हूँ, ठीक है। जवाब क्या है कि पहले तो ये बात पता है तुम लोगों को कि यूरिन में कीटोन बॉडीज ज्यादा है तो कीटोनूरिया, ब्लड में ज्यादा है तो कीटोनीमिया। अब ऐसा पेशेंट, ठीक है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसका ग्लूकोज लेवल हमें पता है कि अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा, ठीक है, ठीक है, और कोई इन्फेक्शन है उसको या कोई स्ट्रेस है तो उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो ग्लूकोज तो वहीं पे है, ग्लूकोज तो वहीं, अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में नहीं है और ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा है तो ग्लूकोज तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी ना। आप इंसुलिन होगी तो वो सेल्स उसे यूज कर सकेंगे ना ग्लूकोज को। इफ इंसुलिन इज नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज्यादा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया कर रही है, ठीक है, वो यूज नहीं हो रही। जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज्यादा होगी और यूज नहीं होगी तो आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन के लेवल्स राइज कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना ग्लूकागॉन ऐसा हार्मोन है ना जो कि ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। जो काम करवाता है वो तो इंसुलिन है और इंसुलिन बॉडी में है नहीं, और ग्लूकागॉन जो है वो आपके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन और ग्लूकोज जब दोनों बॉडी में ज्यादा होंगे तो फिर क्या होगा कि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्लूकागॉन, ये एडिपोज टिश्यूज जिसमें हमारे फैट स्टोर होते हैं, बॉडी के फैट्स आपको पता है ना एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं, तो ग्लूकागॉन ये करेगा कि एडिपोज टिश्यू से ये फैटी एसिड्स की रिलीज करवाएगा, और ये फैटी एसिड्स क्या करेंगे, ये फिर कीटोन बॉडीज में लिवर इनको चेंज कर देगा। ये वजह है कि डायबिटीज पेशेंट्स में जो है ना वो कीटोन बॉडीज ज्यादा बनती हैं। एलिवेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड रिजल्ट्स इन एसिडोसिस। जब आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज के लेवल ज्यादा हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम कह रहे हैं कीटो एसिडोसिस या एसिडोसिस, ठीक है। सिंस दिस एसिडोसिस अकर्स इन डायबिटीज, ये जो एसिडोसिस की टाइप है ये सिर्फ डायबिटीज में हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं, और कीटोन बॉडीज की वजह से हो रही है तो इसलिए हम इसको फिर कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है जी। एक्सक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज एंड द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन। जब ये कीटोन बॉडीज आपके यूरिन से निकलेंगी, ठीक है, तो जाहिर है आपका अगर यूरिन का आउटपुट बॉडी से ज्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन होगी ना बॉडी में।
extremely high level of circulating ketone bodies along with the dehydration may cause metabolic acidosis. जब तक ब्लड में थे कीटोन बॉडीज का लेवल तो था कीटो एसिडोसिस, जब ये आपके कीटोन बॉडीज जो हैं और साथ में ब्लड में कीटोन बॉडीज और साथ में डिहाइड्रेशन भी हो रही है तो फिर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसको हम कीटो एसिडोसिस भी कह रहे हैं, ठीक है, ये कॉज कर देगा। और अगर हम इसको ट्रीट ना कर सके तो इट विल लीड टुवर्ड्स द कोमा एंड डेथ, ठीक है। तो ये पूरी एक उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है जी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है, इस पर एक शॉर्ट नोट आ जाए तो आई होप कि तुम सब जो है ना लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो दिस इज अबाउट द बेसिकली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब इसमें एक चीज और है, नीचे देखो सोर्सेज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना वो कहाँ से बॉडी में, आज का सोर्स क्या हो सकता है बॉडी में? अलीजा बेटे बुलाइट। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना, जब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो, पायरुवेट जो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस से बन रहा है, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो फिर भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तब भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है। और जब एसिटो एसिटेट की एक्टिवेशन होती है तो तब भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है। तो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ एसिटो एसिटेट। एसिटो एसिटेट की जब एक्टिवेशन होगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ ये जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा तो जाहिर है कि हमें सोर्स दे रहा है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए की फेट क्या है, किधर किधर ये बेसिकली बॉडी में जा सकता है, क्या क्या चीजें बना सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए? एक तो सबसे पहले ये कि ये टीसी के साइकिल में जाता है और वहां एनर्जी देता है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड, का प्रिकर्सर है, जाहिर है इससे फैटी एसिड बन रहे हैं। तीसरी चीज ये कीटोन बॉडीज का प्रिकर्सर है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कीटोन बॉडीज भी बना रहा है। चौथी चीज ये कोलेस्ट्रॉल का भी प्रिकर्सर है, ठीक है। Acetyl coenzyme A is also precursor of cholesterol and acetylation of the compounds, for example choline, acetyl choline, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है कि एसिटाइलेशन करवाता है कंपाउंड्स की, जैसे कोलिन को एसिटाइल कोलिन में चेंज करवाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा जी, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, लेकिन ये वैसे हमारे इसमें नहीं है। मैंने कहा था कि मैं दोबारा भी चेक कर लूंगी अपना जो है ना वो कोर्स आउटलाइन, ठीक है। वैसे तुम लोगों को पता है 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल अंडर द स्किन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन D3 बाय द एक्शन ऑफ द सनलाइट। ये हम सब ने पढ़ा है ना कि जो स्किन में 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, जब उस पर सनलाइट सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वो चेंज हो जाता है विटामिन D3 में। कोलेस्ट्रॉल synthesizes colic acid which takes part in the synthesis of the bile salt। कोलेस्ट्रॉल कॉलिक एसिड भी सिंथेसाइज करता है। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस है ना, कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का भी प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। मेरे ख्याल में फेट करने में तो कोई हर्ज नहीं है, फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल का साइकिल ये दिया हुआ है, विच इज वेरी लेंथी। ये इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि दैट इज वेरी लेंथी। तो हम देखेंगे, अगर हुआ तो मैं करा दूंगी बाद में, लेकिन मेरा ख्याल है कोलेस्ट्रॉल का जो है ना वो साइकिल नहीं है। क्लिनिकल नोट्स हम इसमें से कर लेंगे, ये एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो क्लिनिकल नोट्स हम करेंगे। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या है? These are the group of disorders characterized by abnormal levels of all lipid in the blood। अगर हमारे लिपिड में लिपोप्रोटीन्स या लिपिड्स के लेवल बढ़ जाएं तो एक जनरल टर्म है जिसको हम कहते हैं हाइपर लिपिडीमिया, ठीक है। हाइपर लिपिडीमिया किस वजह से हो रही है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द लिपोप्रोटीन्स और द डिफेक्ट्स इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर डिग्रेडेशन, ठीक है। एक चीज लिखी हुई है हाइपरलिपिडीमिया, जो कि एबनॉर्मल अगर लिपिड्स के लेवल या लिपोप्रोटीन के लेवल बढ़ जाए तब हो रहा है हाइपर लिपिडीमिया।
दूसरी चीज लिखी हुई है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, और स्पेशली एलडीएल के लेवल्स, ठीक है, जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, ठीक है। और ये जाहिर है अगर हमें पता है कि एलडीएल जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसके लेवल बढ़ जाएंगे तो हार्ट डिजीजेस या कार्डियोवास्कुलर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें ज्यादा ये होता है कि जो है ना, दिस डिफेक्ट इज इन द सेलुलर रिसेप्टर्स फॉर एलडीएल। जो एलडीएल के रिसेप्टर्स है ना, उसमें डिफेक्ट होता है, ठीक है, और एलडीएल को सेल्स जो है ना अपटेक नहीं कर सकते, ठीक है, and degraded by the lysosomal enzymes. The resultant increase in the blood LDL is associated with the xanthomas lipid deposit under the skin and coronary artery diseases. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको। हमने डिजीजेस पढ़ी हैं, एक हाइपरलिपिडीमिया, जो कि अगर लिपिड्स किसी भी तरह के लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्विंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं, उनके लेवल अगर बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं ना, तो इसको हम कह रहे हैं हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। और फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का मतलब ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और स्पेशली एलडीएल के लेवल्स ना बॉडी में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये डिफेक्ट जो है ना, ये जो एलडीएल के रिसेप्टर्स है ना उसमें होता है, तो एलडीएल जो है ना वो सेल्स उसको पिकअप नहीं कर सकते, यानी कि उसको सेल्स के अंदर एलडीएल जाएगा तो वहां उसकी डिग्रेडेशन होगी ना। तो एलडीएल की जो डिग्रेडेशन एंजाइम्स ने करानी होती है ना हमारी बॉडी में, वो नहीं हो पाती। अगर एलडीएल जो कि पहले ही बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और बॉडी इसकी डिग्रेडेशन भी नहीं करवा पा रही, यानी कि वो सेल्स उसको टेकअप नहीं कर रहे ड्यू टू लैक ऑफ द रिसेप्टर्स, और उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही अगर सेल में, तो उसके लेवल तो ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब एलडीएल के लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें एक और कंडीशन होती है ज़ैंथोमास, यानी कि स्किन के नीचे जो है ना लिपिड्स की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ज़ाहिर आर्टरी कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, आपकी आर्टरीज में भी तो एलडीएल जो है ना ब्लॉकेज करेगा ना। तो इसके ट्रीटमेंट ये है कि हम लो फैट डाइट लें, ठीक है। इसके अलावा एच एम जी कोएंजाइम इनहिबिटर्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिस्टेंस, निकोटिनिक एसिड, यानी कि सारी जो है ना इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन चीज़ें हैं जो कि हम लें तो हम जो है ना इस डिजीज़ को कॉम्बैट कर सकते हैं, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तीसरी एथेरोस्क्लेरोसिस, हम उसमें भी पढ़ चुके हैं तुम लोग के न्यूट्रिशन में भी, कि इट इज़ द प्लैक फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें लिपिड्स जो हैं, जो मिडल लेयर होती है आर्टरीज की, उनके अंदर डेपोजिट कर जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना इट बिगन्स विद द फैटी स्ट्रीक्स कंटेनिंग द फोम सेल्स which initially are macrophages filled with the lipids particularly cholesterol esters। कि इसमें स्टार्ट होती है बेसिकली कि फैटी एसिड्स के स्ट्रीक्स जो है ना वो बॉडी में बनना, जैसे स्ट्रीक्स होता है ना, बालों को स्ट्रीक कराते हैं लाइनें, इसी तरह से समझ लो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैटी एसिड स्ट्रीक्स बेसिकली बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो कि फिर बाद में जो है ना लिपिड से भर जाते हैं। बेसिकली दीज प्लेक्स देन बिकम फाइब्रस एंड मे occlude an artery and cause the myocardial infarction, ठीक है। तो ये जो लिपिड्स है ना ये बेसिकली आर्टरीज के अंदर जो है ना बेसिकली डेपोजिशन इनकी हो जाती है, और ज़ाहिर है आर्टरीज को क्या कर देते हैं, बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन तो फिर नहीं होगी अगर आर्टरीज में कोई भी चीज़ आ जाएगी, कोई हर्डल आ जाएगा, ठीक है। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या जिसको हम हार्ट अटैक कह रहे हैं, ठीक है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। These plaque formation is associated with the abnormalities of the plasma lipoproteins, ठीक है। और इसके अलावा जी ये जो स्पेशलाइज फैटी एसिड्स वगैरह जी हमने नहीं करना, ठीक है। अगला कोलेस्ट्रॉल वाला भी हमने नहीं करना, ये चीज़ें हमने नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमने फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में करना था, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को एहतियातन वैसे ये डिजीजेस वगैरह करवा दिए हैं क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस या हाइपरलिपिडीमिया क्या है पूछा जा सकता है, तो दैट्स वाई जो है ना वो मैंने तुम लोगों को इसलिए ना ये करवाया है। तो ये तुम सब ने करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तुम लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है, अटेंडेंस मैं तुम लोग की ले रही हूँ, और तुम लोग तब तक जो है ना इसको देखो जरा, और यहाँ तक सिर्फ हम करेंगे, बाकी जो नहीं हमने आज किया वो हम नहीं करेंगे, ठीक है।
ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, तुम लोग तब तक करो ये। ठीक है क्लास, इसको रीड आउट करो, मैं तुम लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ तब तक। ओके।
जी, तो क्लास अटेंडेंस तुम लोग की हो गई है, ठीक है। मेरे पास जो है ना इस टाइम, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक 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 स्टूडेंट्स, एक मिनट सर। कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आप, बेसिकली मैं देख रही हूँ कितने तुम लोग थे। 30 स्टूडेंट्स मेरे पास इस टाइम। ऐसा ही है, 30 स्टूडेंट्स वर देयर। जी अच्छा जी, अब ऐसा है कि 30 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट, ठीक हो गया। कि ये तुम लोगों ने रिवाइज करके आना है, कल हम इंशाल्लाह ना कोई करेंगे उसका, किसका, ये न्यूट्रिशन का इंशाल्लाह, ठीक है। न्यूट्रिशन का हम लोग करेंगे। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ठीक है जी क्लास, कल होती है फिर मुलाकात इंशाल्लाह। अतीका, ठीक है अतीका, मैं तुम्हारी लगा देती हूँ, हाँ जी ठीक है, अटेंडेंस में लगा लेती हूँ।